होना चाहिए बिल्कुल। चलो बच्चों, अब मैंने कल 2 वीडियो डाले थे लेसन नंबर 2 के, अपना 12th क्लास का ज्योग्राफी है उसके 2 पार्ट ख़त्म हो गए हैं। अब इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए 3rd पार्ट डालूंगा मैं आज। जो 3rd पार्ट ये अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी मैं 3rd पार्ट आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। तो 3rd पार्ट के अंदर जो अपन पढ़ेंगे, कल पढ़ा था अपन ने आर्थिक कारक, जिसके अंदर अफ्रीका महाद्वीप और जापान देश का एग्जाम्पल दिया था मैंने। आर्थिक कारक जो थे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक एक आता है आपके जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये याद रखना ना, ये समझना जरूरी है। इस लेसन के अंदर ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो समझते हैं। यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे हम, जनसंख्या वृद्धि दर और जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे। आपको आइडिया लगता होगा कि जैसे आपके सीधा सीधा सा माइंड के अंदर आता है कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है जन्म देना। यानी कि जैसे अपना क्षेत्र ले लो, अपना परिवार ले लो, अपना देश ले लो, अपना राज्य ले लो, अपना जिला ले लो, या फिर कुछ भी ले लो, उसके अंदर जैसे जन्म होता है तो आपके माइंड में आती है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और जैसे मृत्यु दर बढ़ती है तो आपके माइंड में आती है जनसंख्या घट रही है, जनसंख्या कम हो रही है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और है जो आपको समझने हैं, क्योंकि 12th क्लास के अंदर है ये। 12th क्लास के अंदर दिया हुआ है कि वास्तव में जनसंख्या वृद्धि किसे माना जाता है, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहा जाता है, वो आपको प्रॉपर्ली इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ। कि अब जैसे एक मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो प्रवास होते हैं इनको ही माना जाता है। अब जैसे मैं कह दूं आपको, एक सिंपल सी बात समझना सबसे पहले तो, जैसे हम हमारा जो भारत का जो राजस्थान है उसके निवासी है, उसी की बात कर लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि ये राजस्थान का मैप बन गया। क्या बना, थोड़ा सा मैंने बनाया, राजस्थान का मैप बना। ये राजस्थान का मैप बनने के बाद आपको हम कहाँ रहते हैं, इस राजस्थान के अंदर हम निवास करते हैं। कहाँ करते हैं, इस राजस्थान के अंदर हम निवास करते हैं। अब इसकी जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहेंगे, एक ध्यान रखना कि ये जो तीर का निशान लगाया मैंने प्लस का, ये क्या है, जन्म। जनसंख्या वृद्धि होगी जन्म से होगी, और दूसरा तीर का निशान लगाया मैंने अप्रवास, इससे भी क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी, ठीक है। अब इसके बाद जनसंख्या वृद्धि कैसे निकालेंगे, जैसे अब यहां से आप वापस निकाल दीजिए, ये माइनस होगा, ये क्या है, उत्प्रवास, ये क्या उत्प्रवास, और यहां से माइनस क्या निकलेगा, एक और निकलेगा मृत्यु। जब जाकर हमारे पास पूरी जनसंख्या वृद्धि का आंकड़ा आएगा। यानी कि जनसंख्या वृद्धि के डाटा कैसे निकालेंगे हम, जैसे समझ लो आप पूरे राजस्थान का जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या होगा, एक कोई पर्टिकुलर एक विशेष साल ले लीजिए या विशेष समय ले लीजिए, उसके अंदर कितने तो जन्म हुए और अप्रवास। यानी कि जैसे राजस्थान के अंदर सबसे अधिक लोग आते हैं बिहार से, बिहार राज्य से क्या करते हैं, वो यहाँ रहने आते हैं और यहाँ काम करते हैं रोजगार के लिए, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर काउंट होंगे, अप्रवास वो काउंट होंगे। उसके बाद राजस्थान से भी तो बाहर जाते हैं लोग काम करने के लिए, रोजगार के लिए राजस्थान से भी तो लोग बाहर जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उत्प्रवास। और मृत्यु भी होगी राजस्थान के अंदर। अब मृत्यु और उत्प्रवास को इन दोनों में से क्या निकाल देंगे, बाकी निकाल देंगे, जब जाकर हमारे पास प्योर जनसंख्या वृद्धि दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी,
जनसंख्या वृद्धि दर आ जाएगी। ये समझना, ध्यान रखना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को। जैसे राजस्थान का एक क्षेत्र मान लिया आपने, इसमें अप्रवास यानी आने वाले लोग, रोजगार के लिए आने वाले लोगों की संख्या और इसमें जन्म कितने हुए वो संख्या जोड़ेंगे। उसको जोड़ने के बाद उत्प्रवास राजस्थान से बाहर काम करने के लिए जाने वाले लोगों की संख्या और मृत्यु कितनी हुई, कितने लोगों की हुई, तो वो निकाल, उसको जोड़कर इसमें से बाकी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से समझना, ये लिख लो इसको, मैंने आपको पीडीएफ नोट्स डाल दिए वैसे तो। पूरी डेफिनेशन लिखना एग्जाम के अंदर, इसी चीज़ का ध्यान रखना। अब हम आगे चलेंगे, जो हमारे लेसन का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, तो बताई दी मैंने। और अब देखो, भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं के अंदर जनसंख्या वृद्धि आती है। जनसंख्या वृद्धि की डेफिनेशन लिख लीजिए, समय के दो अंतराल। कैसे? समय के दो अंतराल के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे हम ले लेते हैं भारत, ये भारत है। अब इसमें सबसे पहले जनगणना अपन मानेंगे 2001 की, उसके बाद हुई 2011 की, यानी कि प्रत्येक 10 साल बाद क्या होती है, जनगणना होती है। तो मैंने लिखा है आपके नोट्स के अंदर, समय के दो अंतरालों के बीच, दो अंतराल हो गए, एक विशेष क्षेत्र के अंदर, एक विशेष क्षेत्र के अंदर समय के दो अंतरालों के बीच होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन, यानी कि सीधा सीधा सा संबंध 2001 में भारत की जनसंख्या क्या थी, 2011 में क्या है, तो उसका डिफरेंस यानी उनको दोनों को घटाने पर जो अपने पास डाटा आएंगे वही जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। तो सिंपल सा है, लिख लीजिए, भारत की 2001 की जनसंख्या कितनी थी? चलो 2001 की जनसंख्या 102.7 करोड़ थी। कितनी थी? 102.70 करोड़ थी। ठीक है, जीरो लिख लो। उसी के बाद 2011 के अंदर जो जनगणना थी 2011 में वो कितनी थी? 121.02 करोड़। समझना, मैं समझाने के लिए लिखा रहा हूं ना। भारत की जनसंख्या 2011 के अंदर, 2001 के अंदर कितनी थी? 102.70 करोड़, और 2011 में कितनी थी? 121.02 करोड़। जब इनको हम अब क्या करेंगे, हम इनको बाकी निकालेंगे, यानी 2011 121.02 में से 102.70 करोड़ बाकी निकालेंगे तो हमारी जनसंख्या वृद्धि कितनी आ जाएगी? 18.32 आ जाएगी। 18.32 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाती है जनसंख्या वृद्धि। जो आपके पीडीएफ नोट्स के अंदर जनसंख्या वृद्धि की डेफिनेशन दी हुई है उसी के अंदर ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो आपको एग्जाम में भी इसी तरह से एक्सप्लेन करना, एक विशेष क्षेत्र में, कोई सा भी ले लो, राजस्थान ले लो, भारत ले लो, अपना डिस्ट्रिक्ट ले लो, बूंदी ले लो आप, तो विशेष क्षेत्र के अंदर, एक विशेष क्षेत्र के अंदर दो समय अंतरालों में जनसंख्या के परिवर्तन, जो जनसंख्या का परिवर्तन होता है, जनसंख्या में परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो जनसंख्या में परिवर्तन कितना हुआ? 18.32 करोड़। कितनी बढ़ी? 18.32 करोड़ की जनसंख्या बढ़ गई। अब जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहेंगे? अब बेटा ध्यान रखना, इसी चीज को समझना, दोबारा समझाता हूं मैं। जैसे अपना क्षेत्र ले लो, आपका क्षेत्र, मैं क्षेत्र के मान लेता हूं इसको, के 2001 में इसकी जनसंख्या थी बेटा 1500। कितनी थी? 1500। और 2011 में कितनी हो गई? 1800। अब इनके बीच में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? 300। कितनी हुई? तो आपको ये ध्यान करना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट,
यानी कि जनसंख्या वृद्धि, तो वृद्धि तो होगी अपनी कितनी 300। अब वृद्धि दर पूछा, यहाँ पे दर पूछा है तो क्या करना है आपको, 300 जो अंतर आया उसमें 1500 का भाग देकर इंटू 100 कर देना है, यानी कि 20% की क्या हो गई, वृद्धि दर हो गई। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी आई अपनी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछ लिया जाए तो कितनी आए 20%, और पॉपुलेशन ग्रोथ पूछ लिया जाए तो कितने आए 300 व्यक्ति, यानी कि 300 व्यक्ति की बढ़ोतरी हुई। ये भी सेम वैसी की वैसी बात है जैसे भारत की निकाली थी अपन ने। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जनसंख्या वृद्धि का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, उसका डिफरेंस निकालना है, उसका अंतर निकालना है। तो आप क्या लिखोगे 300, और वृद्धि दर पूछ ले तो 300 के अंदर 1500 का भाग देकर इस तरह से निकालना है 20%। समझ में आ गई? ठीक, चलो आगे। इसके बाद देखो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, ये सारे रिलेटेड टॉपिक है, आपके लेसन के अंदर से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, समझना ध्यान से। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के अंदर क्या करेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। समझ में आ गई? अब प्राकृतिक वृद्धि दर सीधा सा सिंपल सा ले लो, ये कै क्षेत्र है आपका, कै क्षेत्र मान लिया अपन ने, कोई सा भी क्षेत्र हो सकता है। इसके अंदर जन्म कितने हुए, जन्म को तो क्या करना, सॉरी यहां लिख लो मृत्यु, इसको तो घटाना है, और जन्म को क्या कर देना, हमें प्लस कर देना। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर कितने जन्म हुए और कितनी मृत्यु हुई, ये प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि पूछ ली जाए तो आपको क्या करना है, सीधा सा ये फॉर्मूला लगाना, जन्म तो कितना हुए उस क्षेत्र के अंदर और मृत्यु कितनी हुई उस क्षेत्र के अंदर। तो जो फाइनल डाटा आएंगे वो किसके आएंगे, इसके जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के, किसके आएंगे, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के। ठीक है, चलो मैंने नोट्स के अंदर और डेफिनेशन दी हुई, यहाँ समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए ये चीज़। अब प्राकृतिक वृद्धि की परिभाषा समझ में आई आपको। उसके बाद देखो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, क्या चलेगा, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि लिख लो। जनसंख्या, आपके नोट्स को देखते हुए चलना, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। एक चीज ध्यान रखना कि जो नोट्स डाले हैं उनको पहले कॉपी में अपने जो ज्योग्राफी की जो भी नोटबुक बना रखी है उसके अंदर आपको लिखना है उनको, फिर ये वीडियो देखो जब उनको खोल के देखना है, ताकि आपको टॉपिक बाय टॉपिक अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि के अंदर क्या होगा, वो जो मैंने पहले उदाहरण बताया था, जन्म और मृत्यु दर, वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। आप कोई बात नहीं, वापस ये भी ना, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि आ जाए तो आपको क्या करना, ये राजस्थान है, राजस्थान का मैप बना दिया मैंने वापस, मैंने इसके अंदर बताया ये राजस्थान है, ये राजस्थान का क्षेत्र है। इसके अंदर जन्म यानी कि बर्थ, जन्म होंगे तो प्लस होंगे। इसके अंदर अप्रवास होंगे तो भी क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी। फिर यहां से होंगे आपके मृत्यु, तो मृत्यु तो क्या हो जाएगी, इसमें से बाकी निकलेगी। इसी तरह से उत्प्रवास भी क्या करेंगे, बाकी निकलेंगे। यानी कि सिंपल सा है ये वाला स्ट्रक्चर है, ये आपको उसके अंदर जब बोर्ड का एग्जाम दो उसके अंदर ये इस तरह का क्षेत्र बनाकर इसको एक्सप्लेन जरूर करना। जो डेफिनेशन है वो तो मैंने पीडीएफ नोट्स के अंदर डाल दिया आपको, सीधी सी बात है। यानी कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहेंगे, वास्तविक वृद्धि उसे कहेंगे यानी कि कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे अपना क्षेत्र ले लो, राजस्थान ले लो, भारत ले लो, कहीं भी ले लो, उस क्षेत्र के अंदर
एक साल के अंदर, या आप 10 साल भी मान सकते हो, एक साल भी मान सकते हो, एक सप्ताह भी मान सकते हो, एक महीने भी मान सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन एक समय के अंदर, एक समय के अंदर कितने तो जन्म हुए उस क्षेत्र के अंदर, याद रखना, कितने तो जन्म हुए और कितने वहां पर अप्रवास हुए, यानी कि बाहर से लोग काम करने आए। जैसे एक महीने की बात करें, एक महीने में कितने जन्म हुए, और अप्रवास यानी कि बाहर से लोग कितने काम करने आए, फिर उसके अंदर से उसी क्षेत्र के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई, और उसी के बाद उत्प्रवास यानी कि यहां से लोग कितने बाहर गए काम करने के लिए। तो उन सबको जोड़ने के बाद तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा जन्म प्लस जन्म, ये मृत्यु कर लो आप, प्लस कर देंगे हम अप्रवास माइनस उत्प्रवास, ये आपका सूत्र बन जाएगा। तो ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जन्म और मृत्यु ये दोनों लेस हो जाएंगे, तो एक डाटा निकल के आएगा आपके पास। जैसे अप्रवास कितने लोग आए कितने गए, अब अगर तो यहां पर भी एक डाटा निकल के आएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास जनसंख्या वास्तविक वृद्धि आ जाएगी। ये माइंड के अंदर आपके डायग्राम सेट होना चाहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल आप आंसर सही करके आओगे। ठीक है, अब देखो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। अब बेटा देखो, इससे पता चल रहा है आपको जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि किसे कहेंगे, यानी कि प्लस में जा रही है जनसंख्या। धनात्मक में की हो सकती है वृद्धि जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से आकर उस देश में प्रवास कर जाए। यानी कि धनात्मक वृद्धि कब होगी भाई, सिंपल सी बात है, मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो, यानी कि जो बर्थ लेने वाले बच्चों की संख्या है वो क्या हो, अधिक हो, और वहां उस स्थान उस क्षेत्र के अंदर मृत्यु कम हो रही हो, जन्म ज्यादा हो रही हो। या फिर एक कंडीशन और हो सकती है, उस क्षेत्र के अंदर बाहर से लोग आकर रहने वाले यानी कि अप्रवासी लोग की संख्या ज्यादा हो जाए। तो ये कब होता है, अप्रवासी ज्यादा कब आते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर मान लो वहाँ का जलवायु हो गया, आर्थिक कारण हो गया, वो सब क्या उसके अनुकूल हो, अनुकूल। अब जैसे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मैंने बताया था, एक जो पठार है वहाँ पर औद्योगिकरण किया जा रहा है, वहाँ पे खनिज निकाला जा रहा है, कटंगा पठार है, उसके अंदर क्या किया जा रहा है, उद्योग लगाए जा रहे हैं, खनिज का उत्पादन। वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, अप्रवास कर रहे हैं, लोग वहां पर रोजगार के लिए ज्यादा जा रहे हैं, तो वहां पर भी क्या होगी, धनात्मक वृद्धि होगी, जनसंख्या की क्या होगी, धनात्मक वृद्धि। यानी कि सिंपल सी बात है, धनात्मक वृद्धि के अंदर आप क्या करोगे, जन्म दर यानी कि बर्थ रेट, बर्थ रेट क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, और इसी तरह से मृत्यु दर, मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट क्या होगी, वो कम होगी। जब जाकर ये कंडीशन पैदा होगी, कौन सी, धनात्मक वाली, कौन सी होगी, धनात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि कब होगी, जब जन्म दर अधिक होगी, मृत्यु दर कम होगी। या तीसरी कंडीशन आ जाती है अप्रवास, अप्रवास भी क्या हो, ज्यादा हो, अप्रवासों की संख्या भी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो धनात्मक होगी। अब इसी तरह से देखो, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहेंगे, जब दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए, जब दो समय अंतरालों के बीच क्या हो जाए, जनसंख्या कम हो जाए, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ये तब होता है जब मृत्यु दर कम हो जाए या लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए। सिंपल सा, जस्ट इसका उल्टा है। यानी कि जैसे कोई सा भी क्षेत्र ले लीजिए आप, ये कै क्षेत्र लेते हैं अपन, ये कै क्षेत्र है, इसके अंदर पॉपुलेशन है 1000, कितनी है, 1000। अब ऋणात्मक वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो ऋणात्मक वृद्धि कैसे निकालेंगे, जन्म क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, यहाँ पर जन्म कितना हुआ, जैसे 100 का एक समय के अंदर, एक महीने के अंदर 100 क्या रही इसकी जन्म दर, मृत्यु दर कितनी रहेगी, 110, कितनी रहेगी, 110। तो आपको पता है कि 10 माइनस हो गई, तो ये ऋणात्मक वृद्धि होगी, क्या होगी, ये ऋणात्मक वृद्धि होगी। यानी कि 100 तो जन्म ले रहे हैं, 110 की मृत्यु हो रही है, तो अपने पास बच्चे कितने, 90 बचे ना, वृद्धि के अंदर कितने बचे, 90, होने कितने चाहिए थे, जन्म कितना हो रहा, 100 का, तो ये क्या कहलाएगी, ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगी।
ठीक है। और या तीसरी कंडीशन एक ये आ जाती है कि उत्प्रवास की संख्या बढ़ जाए। उत्प्रवास का मतलब है इस क्षेत्र से, कै क्षेत्र से लोग कहाँ चले जाए, बाहर चले जाए, रोजगार के लिए कहाँ चले जाए, बाहर चले जाए, तब भी ये कंडीशन ऋणात्मक वाली, जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसके बाद मैंने आपको मैप तो बता ही दिया था, मैप बताया था ना भैया, आपको नहीं बताया? अब देखो जनसंख्या परिवर्तन। अब मैं जो परिभाषा लिखा रहा हूं उनका थोड़ा ध्यान करना। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, ये सीधा सीधा सा लिख लो आप, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। इसके अंदर बेटा 3 है, जन्म, मृत्यु, प्रवास। जन्म, मृत्यु, प्रवास, ये तीनों चीजें क्लियर कर दी मैंने पहले। जनसंख्या परिवर्तन के घटक है, मैंने लिखा दिया यहाँ पे, जन्म, मृत्यु, प्रवास, तीनों चीजें समझा दी है। बर्थ रेट भी बता दी मैंने, लेकिन परिभाषा मैंने आपके इसके अंदर जो परिभाषा आपको वहाँ पर बोर्ड के एग्जाम के अंदर लिखनी है वो आपके नोट्स के अंदर, ग्रुप के अंदर डाल दी है, तो वही परिभाषा लिखनी है। लेकिन समझना आपको यही है, जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जन्म दर सिंपल सा उसे कहेंगे कि प्रति 1000 स्त्रियां, जन्म कौन देती है, स्त्रियां देती है, तो प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म हुए बच्चों का, जैसे मैं आपको कहूँ कि जैसे 1000 क्या है, ये फीमेल है, इनके बच्चे हुए, इन्होंने 100 बच्चों को जन्म दिया। कितने को? 100 बच्चों को तो क्या दिया, जन्म। इनके अंदर से 10 क्या हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। क्या होगी? मृत्यु होगी। तो बचे कितने? 90 बच्चे। 90 जो बच्चे हैं वो क्या कहलाएगी यहाँ की, यहाँ क्या कहलाएगी, वो जन्म दर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जन्म दर। याद रखना, जन्म दर के अंदर क्या, प्रति 1000 स्त्रियों में जन्म देने वाले बच्चों में से मृत्यु वाले बच्चों को निकालकर जो बचा हुआ डाटा है उसी को क्या बोलते हैं, जन्म दर बोलते हैं। याद रखना, ये 90 क्या गया, ये 10 निकाल दिए मैंने, इनकी मृत्यु होगी, हो जाती है ना मृत्यु बच्चों की, छोटे बच्चों की जैसे जन्म होता है वैसे क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद एक विशेष क्षेत्र ले लीजिए, वहाँ की कितनी स्त्रियां ले लीजिए, प्रत्येक 1000 स्त्रियों पर, ये आंकड़ा कहाँ माना जाएगा, ये ध्यान रखना, प्रत्येक 1000 स्त्रियों पर जन्म देने वाली और उसमें से फिर मृत्यु होकर जो बचते हैं वो क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। इसी तरह से मृत्यु दर के अंदर क्या होगा, इसी तरह से देख लो मृत्यु दर, डेथ रेट के किसी क्षेत्र में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त करना। यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर क्या है, मृत्यु होने वाले जो लोगों की संख्या है उसके बाद जो बचती है वो क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है, यानी डेथ रेट कहलाती है। अब देखो प्रवास, या एक सीधा ध्यान रखना, प्रवास का मतलब क्या होता है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यही है ना। तो यह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस स्थान से आगमन करते हैं गंतव्य स्थान कहलाता है। चलो इसको समझ लो, मैं बना देता हूं अपना। ये राजस्थान है, अपना राजस्थान है। अब ये राजस्थान है, राजस्थान के अंदर मैंने क्या बताया, बस ये प्रवास ही समझा रहा हूं मैं भी, प्रवास ये समझना ना। यहां से एक राज्य और मान लीजिए आप, अपन मान लेते हैं यहां पे झारखंड, बिहार मान लो, ये बिहार राज्य है। अब बिहार के अंदर से जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। अब बेटा एक चीज बताओ, बिहार से लोग कहाँ पलायन किया, राजस्थान के अंदर, किसके लिए पलायन किया, रोजगार के लिए। ये लोग कहाँ आ रहे हैं, रोजगार के लिए कहाँ आ रहे हैं, राजस्थान के अंदर, रोजगार के लिए राजस्थान से लोग यहाँ से बिहार से कहाँ आए, राजस्थान। तो बेटा ये क्या 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 कहलाएगा, उद्गम स्थान, उद्गम स्थान, ये लिख लेना ना। ये बिहार से जो लोग यहाँ पर राजस्थान में आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, उद्गम स्थान। और जिस स्थान पर आगमन करते हैं,
यानी कि सीधी सीधी जो परिभाषा लिखी हुई है आपके उसके अंदर, जो पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं आपके ग्रुप के अंदर, उसके अंदर परिभाषा लिखी हुई है, जिस स्थान से लोग आते हैं, जिस स्थान को छोड़कर, छोड़ना वाले यानी कि छोड़कर जहां आते, छोड़ने वाला जो राज्य है वो तो क्या कहलाता, उद्गम स्थान। और यहाँ पर कहाँ आए लोग, राजस्थान के अंदर आए, राजस्थान के अंदर आने पर इस स्थान को, राजस्थान को क्या बोलेंगे हम, गंतव्य स्थान। क्या बोलेंगे, गंतव्य स्थान। याद रखना बस ये चीज, इसी को बोलते हैं प्रवास। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, प्रवास। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या बढ़ोतरी को दिखाता है। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगा लो भाई, खुद का दिमाग भी काम करना चाहिए। अब बिहार से लोग अगर मान लो राजस्थान के अंदर आ रहे, उद्गम स्थान है, तो आपको एक लाइन और लिखनी है, उद्गम स्थान के अंदर जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या घटती है। ये उल्टा तीर का निशान क्या है, घटने का संकेत है। यानी कि जनसंख्या कहाँ है, यहाँ पर उद्गम स्थान कौन सा, बिहार हुआ, बिहार से उद्गम स्थान हुआ, और यहाँ पर जनसंख्या क्या करती है, घटती है। लेकिन जो गंतव्य स्थान जो राजस्थान है, जहाँ पर लोग आ रहे हैं, वहाँ पर जनसंख्या क्या होती है बेटा, ये सीधा सिंपल सा है, जनसंख्या क्या करती है, बढ़ती है। ऊपर का तीर का निशान किसको दर्शाता है, जनसंख्या बढ़ने को दर्शाता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। अब देखो प्रवास के प्रकार। भाई प्रवास तो पढ़ लिया, सिंपल सी बात है। ये इसी तरह से लिखना। आप एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं सभी बच्चों को कह रहा हूँ, मैं बच्चे तो क्या हो, मेरे भाई हो आप, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ ध्यान रखना कि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर लिखने से काम नहीं चलता, उसको डायग्राम या आउटलाइन के थ्रू अगर आंसर दोगे आप, तो आपको अच्छा लिखा जाएगा और याद भी रहेगा, और एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा, जिससे आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, एक तो लैंग्वेज लिखना और एक डायग्राम के साथ समझा के लिखना, उसमें बहुत फर्क होता है। ठीक है, अब चलो, लैंग्वेज आपको याद भी नहीं रहेगी। लैंग्वेज जो मैंने अभी हर टॉपिक का डायग्राम बना के किसी तरह से बना के आपको समझाया है, तो ये आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा, और आपको एग्जाम के टाइम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप उस तरह का डायग्राम माइंड में वापस आएगा और आप उसका आंसर आसानी से दे दोगे। ठीक है, अब देखो प्रवास के प्रकार, क्या लिखेंगे, प्रवास के प्रकार। चलो प्रवास के प्रकार भी देख लो। प्रवास के प्रकार है, मैं दो प्रकार में बांटता हूं। एक तो होता है स्थायी स्थायी प्रवास, एक होता है अस्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास को हम मौसमी प्रवास भी कह सकते हैं, मौसमी प्रवास। अब बेटा यहां समझना, प्रवास के प्रकार के स्थायी प्रवास। अब स्थायी प्रवास से मतलब यहां पर यह है कि किसी स्थान से, विशेष स्थान से, जिसको हम क्या बोलते हैं, उद्गम स्थान बोलते हैं। जैसे बिहार से आकर लोग, जैसे अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण लिया था अपने बिहार और राजस्थान का, बिहार से आकर लोग स्थायी रूप से राजस्थान में बस जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, स्थायी प्रवास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्थायी प्रवास का। यहाँ आके मकान बना लें, यहाँ आके बिजनेस करने लग जाए, यहाँ आके जॉब लग जाए, यहीं मकान बना ले। राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, अदर स्टेट के रहते हैं, तो वो क्या है, स्थायी प्रवास के अंदर आता है। किसमें आता है, स्थायी प्रवास के अंदर। अस्थायी प्रवास के अंदर बेटा वही लोग आएंगे जो 3-4 महीने 1 साल के लिए काम करने आए और चले गए। या फिर इसके अंदर दूसरी चीज़ और आती है, मौसमी प्रवास। जैसे अपन उदाहरण ले लें कि गर्मियों के दिनों के अंदर हिल स्टेशन होते हैं, जैसे एग्जांपल मसूरी ले लेते हैं। मसूरी के अंदर लोग जाकर 1-1, 2-2 महीने तक वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि गर्मी राजस्थान के अंदर ज़्यादा पड़ती है, तो हिल स्टेशन के अंदर जाकर रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मौसमी प्रवास कहलाता है। क्या वापस आना पड़ता है ना उसके अंदर, गए तो कैसे थे, अपना मौसम के हिसाब से। मौसम यहाँ अनुकूल नहीं था, वहाँ पे अनुकूल था, तो वहाँ लोग चले गए, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, मौसमी प्रवास कहलाएगा। इसी तरह से प्रवास और भी होते हैं, वो कैसे होते हैं, गांव से गांव, लिख लो, गांव से गांव। भाई गांव से गांव में प्रवास करते हैं। आपने देखा होगा अपने गांव, ग्रामीण लोग हैं तो वो अपने दूसरे गांव से आकर लोग रहने लग जाते हैं खेती करने के लिए या कोई अन्य काम करने के लिए, तो वो भी क्या, गांव से गांव प्रवास हो गया। इसी तरह से गांव से नगर में, जैसे गांव से नगर में, शहर के अंदर हो गया मतलब नगर में। अब अपने क्षेत्र से बहुत सारे लोग कहाँ चले गए, जयपुर चले गए, जयपुर जाकर वो रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो वो कौन सा प्रवास कहलाएगा, गांव से नगर में। नगर से नगर में भी होता है, याद रखना, नगर से नगर में, नगर से नगर में।
अब जयपुर वाले कहाँ रह रहे हैं, जयपुर भी नगर है, दिल्ली भी क्या है, नगर है, तो वो नगर से नगर में, यानी कि दिल्ली जाकर जॉब कर रहे हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, नगर से नगर में प्रवास कहलाएगा। और आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है, एक ट्रेंड और है आजकल जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, नगर से गांवों की ओर, नगर से गांव की ओर प्रवास, ये भी चल रहा है, नगर से गांव की ओर, यानी कि सिटी से कहाँ जा रहे हैं लोग, गांव की ओर जा रहे हैं। क्योंकि क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को क्या चाहिए, शांति चाहिए, गाँव के अंदर शांति होती है, इस वजह से क्या कर रहे हैं, वो फार्म हाउस बनाकर गाँव के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं, तो वो भी क्या, नगर से गाँव के अंदर प्रवास कहलाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने जो आपके नोट्स डाले हैं उनकी सारी चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में समझा दी आपको। हाँ देखिए, क्या आप जानते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों, एक अप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है क्या, अप्रवास प्रवास हो सकता है, उत्प्रवासी और अप्रवासी दोनों हो सकता है। अप्रवास प्रवासी को किसी नए स्थान पर जाते हैं तो अप्रवासी कहलाते हैं। ये तो सारी चीज़ें बता दी मैंने। अप्रवास का मतलब क्या हुआ, कोई स्थान है वहां से लोग चले गए, जैसे ये राजस्थान है, राजस्थान से लोग कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए, तो ये तो क्या कहलाएगा, अप्रवास, ये तो क्या कहलाएगा, अप्रवास, अप्रवासी कहलाएंगे। ये लोग जा रहे हैं तो ये तो क्या कहलाएंगे, यहाँ जाकर रहेंगे दिल्ली के अंदर, तो अप्रवासी। अब उत्प्रवास किसे कहेंगे, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं और उत्प्रवासी कहलाते हैं, जो स्थान पर, नए स्थान पर जाते हैं, एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। अब इसी स्थान से यहाँ तक क्या कहलाएंगे, अप्रवासी, और यहाँ से क्या कहलाएंगे, ये ही उत्प्रवासी कहलाएंगे। तो यही चीज़ समझाई है मैंने। इसी तरह से प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, अब सिंपल सा है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से आपके माइंड में आ जाना चाहिए, लोग इधर उधर क्यों भागते हैं, भाई सिंपल सी है, जैसे अपना क्षेत्र ले लेते हैं लोग, आप जैसे समझो, जैसे ये जयपुर है, जैसे जयपुर ले लिया आपने, एक क्षेत्र है, यहाँ पर लोग जगह जगह से क्यों आते हैं, यहाँ पे लोग क्यों रहते हैं, बस यही समझना है। यानी कि प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे, एक तो होते हैं प्रतिकर्ष, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक तो होते हैं प्रतिकर्ष, दो कारक इसके है ना, और एक होता अपकर्ष, समझ रहे हैं इसको ध्यान से ना, दोनों अच्छे हैं कि सुनिए। प्रतिकर्ष यानी ये क्या बता रहा हूं मैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, ये कोई गांव है ए, ये कोई गांव है बी, ये कोई गांव है सी, ये कोई गांव है डी, ये कोई गांव है ई, इस तरह के बहुत सारे गांवों से लोग यहां पर आकर रहते हैं। कहां भाग रहे हैं, जयपुर। अब ये जयपुर क्यों गए, आपके माइंड में निकालना, क्यों गए, इसका आंसर आपके खुद के पास है। अब ये क्या कहलाएंगे, जयपुर क्यों गए ये, तो ये कहलाएंगे अपकर्ष। ये जयपुर क्या कर रहा है, अपकर्ष का काम कर रहा है, क्या कर रहा है ये, अपकर्ष का काम कर रहा है, यानी कि इन लोगों को आकर्षित कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं अच्छी है, यहाँ पे कॉलेज है, शिक्षा का स्तर उच्च है, यहाँ चिकित्सा का स्तर उच्च है, यहाँ पर रोजगार के अवसर ज़्यादा है, यहाँ पर और भी कई अन्य सुविधाएं हैं, इसलिए लोग वहाँ पर भाग रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अपकर्ष। कौन सा कारण कहलाएगा, अपकर्ष। अब प्रतिकर्ष, अब यहाँ से देखना, ये ए बी सी डी जो गांव बनाए मैंने, ये गांव बनाए या क्षेत्र बनाए, गांव भी नहीं कह सकते, क्षेत्र मान लेते हैं इनको, क्षेत्रों में जो ये लोग भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, यहाँ से क्यों भाग रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रतिकर्ष। क्या बोलते हैं, प्रतिकर्ष। यानी कि यहाँ पर रोजगार की उपलब्धता नहीं है, यहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, यहाँ पर चिकित्सा का स्तर कम है, यहाँ पर उद्योग नहीं है जिससे जीवन यापन हो सके, यहाँ पर राजनीतिक अशांति है यहाँ पर, इस वजह से ये क्या कहलाएंगे, क्षेत्र प्रतिकर्ष कहलाएंगे। तो मैंने जो प्रवास के जो दो कारण है, प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक प्रतिकर्ष और अपकर्ष को मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी।